हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7th। और इस एक्सपेरिमेंट में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। खैर ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो सारी बातें हो जाती है जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो। इनफैक्ट जो आपका लाइफ है, नेचर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी काफ़ी दिख के आता है अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे। पर वो सब डिस्कशन अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट से लिमिट रखता हूँ इसको और आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है। तो पहली आपका जो टाइटल है दैट इज राइट इन आर प्रोग्राम यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो फिलहाल क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है तो मेरे को एक यूट्यूब वीडियो मिल गया जिसमें थोड़ा सा समझाया है उन्होंने, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये स्टैट क्वेस्ट विद जॉश करके एक यूट्यूब चैनल है, आप भी जाके इसको विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है वैसे। इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है, या उसी को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसी को बेल कर्व्ड शेप कर्व भी बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व। नाउ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एक्स एक्सिस पे आपका हाइट है, ठीक है, शॉर्ट हाइट से लेके टॉल हाइट तक, मान लो इंचेस में हो, फीट में हो, वो नहीं दिया, वो मैटर भी नहीं करता। यानी कि एक जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपने हाइट नोट कर लिया, एज नोट कर लिया, वेट नोट कर लिया एंड सो ऑन। जो वाई एक्सिस है, जो हाइट है, मतलब आपको विड्थ तो मिल गया, जो हाइट है कर्व का वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। यानी कि शॉर्ट मतलब अगर मैं आपको इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कर्व यहां पे जा रहा है, यानी कि इस हाइट का इतना प्रोबेबिलिटी है, जो जो भी वैल्यू यहां पे होगा। अभी जैसे यहां पे हम देख लेते हैं, हाँ ये देखो, y axis represents the relative probability of observing someone who is really short or really tall or who has an average height। देखो एवरेज हाइट की प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली, मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका? एवरेज हाइट का है। सबसे कम प्रोबेबिलिटी एकदम शॉर्ट हाइट और सबसे कम प्रोबेबिलिटी एकदम टॉल। ऑब्वियसली अगर मैं 100 लोग को खड़ा करूंगा तो जो एवरेज हाइट होगा ज्यादातर लोग उसी के आसपास होंगे, राइट। बहुत कम लोग होंगे जो बहुत छोटे होंगे हाइट में, और बहुत कम लोग होंगे जो बहुत लंबे होंगे हाइट में। अदरवाइज सारे कितने होंगे? एवरेज हाइट के आसपास। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका एक डेटा है, एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कहीं से भी निकाला हो। वाई एक्सिस उस डेटा के होने का प्रोबेबिलिटी है। जितना हाइट ज्यादा उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो एवरेज हाइट का हाइट सबसे ज्यादा है प्लॉट में, मतलब सबसे ज्यादा चांस है कि बंदे का हाइट एवरेज हाइट होगा, सबसे कम चांस है कि वो शॉर्ट होगा, सबसे कम चांस है कि वो बहुत टॉल होगा। इज दिस क्लियर? दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आप एक सेट ऑफ नंबर्स लेते हो, उसके प्रोबेबिलिटी को आप प्लॉट करते हो। अब ये चीज, अब इसके इर्द गिर्द कुछ चीजें घूमती हैं जो हम लोग आर में, मैं ओपन करता हूं आपको डायरेक्टली। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेट डॉट सीड कर रहा हूं, इसलिए देखो आप सीड सेट करते हो उसका कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं रैंडम नंबर जनरेट करने वाला हूं। मेरे पास किसी का हाइट तो मैंने नापा नहीं है, ठीक है, तो मैं रैंडम नंबर जनरेट कर दूंगा। हर बार जो रैंडम नंबर है वो सेम आए, इसके लिए हम सीड को सेट कर देते हैं। अगर आप सीड को सेट नहीं करोगे तो हर बार नए नए रैंडम वैल्यूज आएंगे। तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको एक ही बार कोड रन करना है तो क्या फर्क पड़ता है। बट क्योंकि एक बार मैंने टेस्ट किया, अब मैं आपको वापस करके दिखाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर्स ना चेंज हो, तो मैंने सीड को सेट कर दिया। वैसे इसका कोई प्रोग्रामिंग से, अपने लॉजिक से लेना देना नहीं है, खाली आगे जो मैं रैंडम नंबर जनरेट करूँ वो रिपीट, मतलब वो रिपीट हो, वो बार बार अलग ना आए, उसके लिए। अब मैं आर नॉर्म करके एक फंक्शन यूज कर रहा हूं जिसका काम है टू जनरेट रैंडम नंबर्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा आपको नंबर जनरेट करके देगा जो आपके लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, जैसा हमने देखा ऐसा। ये बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं इसको। बेल जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा लिखा होगा उसने।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेल शेप्ड कर्व। तो एक बेल शेप्ड कर्व मुझे मिल जाए, ऐसे मेरे को रैंडम नंबर चाहिए, तो उसके लिए आर नॉर्म करके मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब मुझे कितने वैल्यूज चाहिए, 1000 नंबर्स चाहिए। उन 1000 का मीन 50 होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 होना चाहिए। आई होप मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी 1000 वैल्यूज चाहिए जिनका मीन क्या आ जाए, 50 आ जाए, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 आ जाए। ये मैंने आर नॉर्म बना लिया और इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रैंडम नंबर्स। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो है ये दो लाइन को रन कर देते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया, रैंडम नंबर्स करके जनरेट हो गया। ओके, ऐसे नंबर्स जनरेट हुए जिनका सबका मीन कितना है, 50, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 10। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे हेड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, और हेड फंक्शन में मैं वैल्यू 10 दे रहा हूँ, मतलब मुझे पहले 10 वैल्यू को प्रिंट करना है, खाली ये देखना है कि कैसे दिखते हैं मेरे रैंडम वैल्यूज। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, आई होप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, रैंडम नंबर्स फर्स्ट 10 वैल्यूज यहाँ पे आ गई है, 44.3, 47, 65, 50, 51, 67 एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे 1000 वैल्यूज है, मैंने आपको 10 प्रिंट करके दिखा दिया। रैंडम है, बट एक चीज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। ठीक है, अब कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, इसके लिए डी नॉर्म करके एक फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए डी नॉर्म फंक्शन होता है। बहुत ही सिंपल, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ फटाक से। देखो, वैल्यू क्या है, 60 है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू मिल गई 60। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना है उसमें x इजिकल टू 60 पे हाइट कितना, मतलब y कितना, यानी कि x के 60 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आपको कर्व दिख रहा है, यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यूज है, y एक्सिस पे वैल्यूज के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो मैंने x इक्वल टू 60, ये मान लो 60 है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके x इज इक्वल टू 60 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो उसका y एक्सिस का वैल्यू बताता है, यानी कि उस कर्व का हाइट बताता है। एक मिनट, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी होगी। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, डी नॉर्म फंक्शन, दैट इज डेंसिटी निकालना है। अब मान लो एवरेज हाइट या कोई भी वैल्यू x इक्वल टू 60 हो गया, तो वो 60 पे y की वैल्यू क्या है, मतलब उस 60 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ, डी नॉर्म। तो मैंने वैल्यू को 60 रख दिया और डी नॉर्म के अंदर बोला 60 की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, और मुझे पता है कि मेरे डेटा का जो मीन है वो 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो, जब आपका मीन 50 होगा किसी भी डेटा का, मतलब बहुत सारे डेटा है, उसका मीन क्या है 50, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 10, उस केस में वैल्यू का 60 होने का प्रोबेबिलिटी 0.024 है। क्या करना है, कौन सा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज पी नॉर्म, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, वैल्यू के अंदर आपके 60 है, बराबर। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया अंडर द कर्व, और वैल्यू जब आपने 60 दे दी, मान लो ये एवरेज हाइट अभी के लिए मैं 60 दे देता हूँ ये, तो यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड जो है ना, ये पूरा रीजन का एरिया अंडर द कर्व होता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। यानी कि किसी का भी वैल्यू 60 से कम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है जिसका मीन क्या है 50 और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 10। अब वो 1000 है, 10,000 है, 10 लाख है, मेरे पास एक डेटा है, उसका मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, ये मेरे को पता है। तो उस डेटा में मैं कोई भी वैल्यू पिक करूं और वो वैल्यू 60 या 60 से कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बताता है। बेसिकली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट हम इन दो लाइन को रन कर देते हैं। तो यहाँ देखो, जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली ना आपका मीन 50 है, मतलब आपके वैल्यूज 50 के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें आप बोल रहे हो कि मुझे 60 से कम के वैल्यू चाहिए,
तो आप देखो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.84 है, मतलब 84% चांस है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू पिक करो तो 84% चांस है कि वो वैल्यू 60 से कम होगा या 60 तक होगा। अब क्या है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू अ गिवन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब लेट से मैंने बोला है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की हाइट दे दी है मैंने और एक्स ढूंढने बोला है, तो यहाँ पे हम क्वार्टाइल फंक्शन का यूज करते हैं क्यू नॉर्म। इसका मतलब क्वांटाइल वैल्यू क्या है 0.95। बेसिकली ऐसा कौन सा वैल्यू है, ठीक है, जिस मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ फिर आपको समझेगा। ओके लेट मी रन दिस। देखो वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 95 इज 66.4। इसका मतलब है कि 66.4 ये वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी 95% है, यानी कि अगेन एरिया अंडर द कर्व इस बार उल्टा हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी दी गई थी, आपको x निकालना था, तो 66.4 या उससे नीचे के वैल्यूज के प्रोबेबिलिटी क्या है, अराउंड 95%। अब लास्ट में विजुअलाइजेशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइब्रेरी ggplot2 यूज कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक सीक्वेंस बना लिया, ठीक है, जो 20 से 80 के बीच में होगा, ठीक है, और डिफरेंस कितना होगा 0.1 का, ठीक है, और वो उसको मैंने डाल दिया x वैल्यूज में। अब मैं उसका डेंसिटी वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लॉट करना है, तो आपको पता होगा कि प्लॉट करने में x एक्सिस पे वैल्यू जाता है, y एक्सिस पे उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जाता है। तो x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे आ गई और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए मैंने डीनॉर्म फंक्शन का यूज कर लिया और फिर उसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया। तो मैं ये 3 लाइन रन करके आपको दिखाता हूँ कि वो डेटा फ्रेम कैसा दिख रहा है। इनफैक्ट प्लॉट ही कर देता हूँ, राइट। तो आपका डेटा सेट देखो ऐसा दिख रहा है। ये हो गया एक्स वैल्यूज जो हमने 20 से लेके 80 तक लिए थे, और गैप 0.1 का था, और ये उनके प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, ठीक है। तो 20 से 80 के बीच में आई थिंक 60 होता है जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। देखो देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है और बाद में प्रोबेबिलिटी वापस घटने लगता है, तो जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लॉट किया है, देखो ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन क्या है 50 है। अगर इसको मैं जूम पे करूँ, ये देखो, ठीक है, मीन 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है इसका 10 है। इसका एवरेज कितना 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपना नॉर्मल डेटा लिया और उसका एक्स एक्सिस पे एक्स होगा एक्स वैल्यूज और वाई एक्सिस पे क्या होगा डेंसिटी, बराबर। और उसमें आपको बस लाइन ऐड कर देना जिसका कलर ब्लू कर दिया और टाइटल में डाल दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स के टाइटल में वैल्यू एक्स और वाई के टाइटल में डेंसिटी। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, मेरे को पता है ये इतना इनफ एक्सप्लेनेशन नहीं है, थोड़ा सा आप खुद से भी थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि मेरा अवेलेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा इशू है, तो मैं समझा के रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है और मेरे पास बोर्ड भी नहीं है फ़िलहाल। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो और मैं ट्राई करूँगा कि उसका मैं आंसर कर पाऊँ। फिर अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं, राइट। थैंक यू।